इस वक्त आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल बीपीएस गस्सिमपुर। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा गया था किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान यानी कि अजमेर के अंदर अपना शासन स्थापित करता है अपने पिता यानी कि सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद में। इसके संदर्भ में हमने पूर्व वीडियो के अंदर पढ़ा है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियो को देखिए ताकि आपको इस वीडियो से संबंधित संपूर्ण जानकारी समझ में आ जाए। आज का जो हमारा यह वीडियो रहने वाला है, जो सेमेस्टर रहने वाला है, इसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान यानी कि संजोगिता का अपहरण करके उसके साथ शादी करता है। इसके साथ यानी कि जयचंद गेड़वाल के साथ उसका किस प्रकार से द्वेष की भावना बढ़ती है और आखिर में जयचंद गेड़वाल के कहने पर मोहम्मद गौरी किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है। इन सभी बातों के बारे में आज यानी कि इस वीडियो के अंदर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पृथ्वीराज चौहान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम नजर डालने के साथ देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य संघर्ष का किस्सा यानी बहुत ज्यादा है। यानी कि अक्सर इतिहास के अंदर जैसे पृथ्वीराज चौहान का नाम आता है, संघर्ष की बात आती है तो उसका प्रतिद्वंदी मोहम्मद गौरी का नाम याद आ जाता है हमेशा, क्योंकि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे जो कि त्राइन के मैदान के अंदर 2 बार आमने सामने हुए थे। आगे हम इसी के अंदर बात करें तो 1175 ईस्वी, ये यानी कि बात है लगभग 1175 ईस्वी की। उस समय यानी कि जो गजनी का शासक था उसका नाम मोहम्मद गौरी था, जब मोहम्मद गौरी था इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। 1175 ईस्वी में गजनी के शासक मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया और इस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। मुल्तान के बाद में वह वापस फिर गजनी चला जाता है, उसके बाद में फिर वह यानी कि इसके बाद में और आक्रमण करता है। अब दूसरी बार वह आक्रमण करता है गुजरात पर। मुल्तान के बाद उसका दूसरा आक्रमण गुजरात पे है। गुजरात से अधिकार करता है सियालकोट जाता है, सियालकोट से आकर लाहौर तक। यानी कि लगभग मोहम्मद गौरी ने भारत विजय का अभियान जारी किया है मुल्तान से, आगे मुल्तान से होता हुआ गुजरात, सियालकोट और लाहौर तक पहुंच जाता है। यानी कि सभी क्षेत्रों पर भी अपने वह अधिकार स्थापित कर लेता है। अब क्या होता है दूसरी ओर यानी कि लाहौर या सियालकोट के बाद में यानी कि जो उसकी सीमा होती है वह दिल्ली के साथ लगना शुरू होती है। उस समय दिल्ली का जो शासक होता है वह यानी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय होता है। अब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य संघर्ष के अनेक किस्से अनेक कारण बन जाते हैं। कुछ इतिहासकार तो बोलते हैं कि इनके मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण था कि दोनों का सीमा विवाद था, क्योंकि लाहौर तक तो यानी मोहम्मद गौरी ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, दूसरी ओर दिल्ली का जो शासक था वो पृथ्वीराज चौहान था, दोनों के मध्य सीमा विवाद था। कुछ का मान है दोनों महत्वाकांक्षी थे, विस्तारवादी नीति को अपनाते थे, दिग्विजय प्लान पर चलते थे। और ज्यादातर का मानना है जिस समय यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण करके उसकी शादी कर ली, उसके बाद में जयचंद गेड़वाल ने यानी कि मोहम्मद गौरी को संदेश भेजा कि आप पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कीजिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। तो ऐसे यानी कि अनेक इतिहासकारों में अलग अलग विचारधारा है। आगे हम इसी के अंदर बात करें, पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अनेक बार पराजित किया। आपने भी किताबों के अंदर पढ़ा कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने अनेक बार पराजित किया, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे सामने जानकारी का स्रोत है वह है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो यानी कि हिंदी महाकाव्य का प्रथम ग्रंथ जिसकी रचना यानी कि चंद्रबरदाई ने की थी, उसमें चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में कहा है कि 21 बार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया। दूसरा और अमीर महाकाव्य है, इसके अंदर लिखा है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 7 बार पराजित किया है। जैनक ने बोला है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 23 बार पराजित किया है। तो अनेक इतिहासकारों ने अनेक विद्वानों ने अपने अनेक अलग अलग मत दिए हैं। तो चल जो भी रहा हो, इनके हम यही निकलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अनेक बार पराजित किया। अब क्या निर्णायक युद्ध की हम बात करें तो त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को होता है। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को होता है, त्राइन हरियाणा के अंदर स्थित है। ठीक है, अब इस युद्ध में क्या होता है, मोहम्मद गौरी बुरी तरह पराजित हो जाता है। त्राइन के प्रथम युद्ध में यानी कि एक और तुर्क सेना आ जाती है, दूसरी ओर यानी कि इधर चौहान सेना होती है। इन दोनों में बहुत ही भयंकर युद्ध होता है और चौहान सेना यानी कि इस युद्ध के अंदर गौरी की सेना को बुरी तरह पराजित करती है और आखिर में गौरी पराजित होकर के गजनी भाग जाता है। यानी कि उस समय जो उसकी राजधानी थी मोहम्मद गौरी को गजनी होता है और मोहम्मद गौरी गजनी भाग जाता है। लेकिन वह वहां पर जाने के बाद में अपनी जो हार है उसका बदला लेना नहीं भूलता है और 1 साल तक अपनी तैयारियां जारी रखता है। यानी कि अब दूसरी बार भी वह पृथ्वीराज चौहान से संघर्ष करना सोच रहा है जारी कर, लेकिन इधर पृथ्वीराज चौहान तो अपनी यानी कि रंगरलियों में व्यस्त हो गए। इन्होंने यानी कि इस ओर ध्यान नहीं दिया कि पृथ्वी यानी मोहम्मद गौरी का पीछे किया जाए नहीं किया। चलो अगली बात करते हैं
त्राइन का द्वितीय युद्ध, तो त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी को, यानी त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी को होता है। इस युद्ध के अंदर क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है पहली बार, यानी कि दिल्ली पर अब तुर्कों का यानी शासन होने जा रहा है। अब क्या हुआ, त्राइन के द्वितीय युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है, हार जाता है। अब क्या कहा जाता है कि जब मोहम्मद गोरी यानी कि पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है तो उसी समय सिरसा के पास, वर्तमान हरियाणा में सिरसा है, उसी के पास एक यानी कि गांव है, उस गांव का नाम है सरस्वती गांव। उस सरस्वती गांव के पास यानी कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी की सेना घेर लेती है और बंदी बना करके उसे गजनी ले जाया जाता है। इस युद्ध के यानी त्राइन के द्वितीय युद्ध के बाद में गोरी की सेना के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया जाता है और गजनी ले जाया जाता है। अब वो क्या है, अनेक इतिहासकार अलग अलग बातें कहते हैं। कहा जाता है कि वहां पर गजनी में जाने के बाद में पृथ्वीराज चौहान अपने शब्द वाणी यानी कि शब्दों से अपने यानी शब्द जो होते हैं बाण के रूप में होते हैं, तो उनको यानी शब्द भेदी बाणों से यानी कि मोहम्मद गोरी को मार देता है। कुछ इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है। कुछ इतिहासकार कहते हैं भी ये तथ्य गलत है। कुछ बोलते हैं भी पृथ्वीराज चौहान को जब मोहम्मद गोरी वहां पर ले कैद कर लेता है तो इधर से जो चंद्रप्रदायी होता है वह एक यानी के पागल का रूप धारण करके जाता है, वहां पर जाके किस्सा सुनाता है कि जो चौहान शासक यानी वंश का राजा पृथ्वीराज चौहान है, मैंने सुना वो आंख बंद करके निशाना लगा देता है और शत्रु को यानी कि धनुष से मार देता है। तो ऐसे कुछ बातें किससे हमारे सामने इतिहासकारों ने बोले हैं, तो लेकिन ये इस बात पर सारे इतिहासकार एक मत नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या है। कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक ये भी बात मानते हैं त्राइन के द्वितीय युद्ध के बाद में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के वीरता को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद में यानी कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी दोनों ने शासन करना जारी रखा। सिक्कों पर एक साइड में यानी कि मोहम्मद गोरी का चित्र अंकित है, दूसरी ओर यानी कि पृथ्वीराज चौहान का चित्र भी अंकित है। ऐसे एक भी इतिहासकार अपने मत तक देते हैं। चलो जो भी हुआ, आखिर मोरल यही निकलता है कि त्राइन के द्वितीय युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की निर्णायक हार होती है, जब पराजय होती है। अब देखते हैं पृथ्वीराज चौहान के इस हार के क्या कारण है या पराजय क्या कारण है, इसके बारे में चलते हैं। यानी कि पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कारण, तो सबसे पहले हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर दूरदर्शिता व कूटनीति का अभाव था। दूरदर्शिता व कूटनीति का अभाव था। दूरदर्शिता का मतलब है यानी कि उसकी लंबी सोच नहीं थी। उसने जितने भी अपने पड़ोसी शासक थे, पड़ोसी राज्य थे, उन सभी के साथ यानी कि दुश्मनी या बैर मोल ले रखा था। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इनके साथ मित्रता बनाकर रखूं, कल को विदेशी शासक मेरे पर आक्रमण करेगा तो इनकी सहायता करेंगे। यानी कि उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैं समय के अकॉर्डिंग चलता था, उसके लंबी सोच नहीं थी, इस कारण दूसरा है कूटनीति का अभाव था। उसके अंदर कूटनीति नहीं थी, जो बात कहनी स्पष्ट रूप से कह दी। यानी कि उसके अंदर एक दूसरे शासकों के साथ गुत्थी को उलझाए रखना या फिर अपने स्वार्थों को पूर्ति करने के लिए किसी शासक के साथ यानी ग्रुप या बोले तो तुष्टिकरण की संधि करनी, तो ऐसी विचारधारा उसके अंदर नहीं थी, जिस कारण उसकी पराजय का कारण माना जाता है। अगले इसमें हम बात करें 1178 की बात है, जब गुजरात का शासक भीमदेव द्वितीय था, तो इस पर भी यानी कि आक्रमण किया गया। उस समय भीमदेव द्वितीय ने पृथ्वीराज चौहान से सहायता में मांगी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने भीमदेव द्वितीय की सहायता नहीं की, बल्कि भीमदेव द्वितीय की जिस लड़की के साथ शादी तय हुई थी उसी लड़की के साथ यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने शादी कर ली, विवाह कर लिया। इस बात से भीमदेव द्वितीय और यानी कि पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो संघर्ष था वह दिनों दिन बढ़ता गया। अनेक बार इनके अंदर युद्ध या फिर संघर्षों का भी सामना इन दोनों को आपस में करना पड़ा। यानी कि कहने का यही निकलता है कि जो अपने शासक थे, पड़ोसी मित्र थे, इनके साथ भी इसके अच्छे संबंध नहीं थे। आगे हम बात करें त्राइन के प्रथम युद्ध के बाद। त्राइन के प्रथम युद्ध के बाद में मोहम्मद गोरी की सेना बुरी तरह पराजित हो गई थी। पराजित होने के बाद में मोहम्मद गोरी की सेना गजनी की ओर भाग रहे थे। तभी पृथ्वीराज चौहान की सेना ने मोहम्मद गोरी की सेना का पीछा नहीं किया। अगर उस समय उनका पीछा किया जाता तो शायद मोहम्मद गोरी दूसरी बार भारत पर आक्रमण करने की कभी सोचता ना और अपनी 7 पीढ़ियों में यही कहता भी आप भारत पर कभी आक्रमण नहीं करोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, त्राइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित होने के बाद में मोहम्मद गोरी अपनी सेना लेकर गजनी भाग गया और पृथ्वीराज चौहान जी यानी कि संयोगिता के साथ शादी हो गई थी, तो यानी कि भोगविलास के जीवन व्यतीत करने लगे। यानी कि इनके अंदर आलसी प्रवृत्ति आ गई थी, जिस कारण से यानी कि इन्होंने कोई भी सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया।
इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि क्या मोहम्मद गौरी दूसरी बार भी हमारे पर आक्रमण करने के लिए आ सकता है। यानी कि इनकी सैन्य व्यवस्था कमजोर थी, उन्होंने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया, सुरक्षा व्यवस्था में इनका कोई भी ध्यान नहीं था। इस कारण से यानी कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने त्राइन के द्वितीय युद्ध में आकर के पराजित किया और इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की निर्णायक हार होती है। तो ये तो थे इसके पराजय के कारण। अगर हम बात करें पृथ्वीराज चौहान का ओवरऑल मूल्यांकन, किस प्रकार के शासक थे, इनका व्यक्तित्व किस प्रकार का था, तो पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही महान उच्च कोटि के यानी के राजनेता थे, या फिर राज्याध्यक्ष थे, या फिर शासक थे, या फिर राजा थे, यानी कि बहुत उच्च कोटि के थे। इनका व्यक्तित्व भी बहुत उच्च कोटि और बहुत सारे गुणों से संपन्न था। इनके अंदर यानी कि साहसी तो थे ही थे, इसके साथ वीर भी थे, यानी कि वीर और साहसी थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। मूल्यांकन की बात कर रही है। दूसरे इसके अंदर बात करें सैनिक और सेनाध्यक्ष, यानी कि इनके अंदर खुद के अंदर यानी कि बचपन से ही सैनिक कौशल और कला का बहुत ज्यादा अनुभव था। इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छे यानी कि कुशल सेनाध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये सभी अपने सेना के जो विजय अभियान थे उसकी अगुवानी किया करते थे। आगे बात करें विद्यानुरागी थे, यानी कि विद्या के अंदर बहुत ज्यादा निपुण थे। इसके साथ साथ विद्वानों का आश्रयदाता भी कहा जाता है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ही वैसा था जिसने सर्वप्रथम यानी कि विद्वानों को आश्रय देना शुरू कर दिया। जिनके पास यानी कि विद्वान कौन कौन से थे? विद्यापति गौड़, बागेश्वर, जनार्दन, ज्ञानक, चंद्रप्रदायी, यानी कि ऐसे इनके पास सारे कवि थे। यानी कि इनके अंदर आपने अभी देखा है विद्यापति गौड़ था, बागेश्वर, ज्ञानक वगैरह वगैरह, सभी इनके पास बहुत ही महान यानी कि विद्वान थे। इसके साथ साथ इनका जो राजकवि था, अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था, तो पृथ्वीराज चौहान का जो राजकवि था वह चंद्रप्रदायी था, जिसका जन्म भी लाहौर के अंदर हुआ था। चंद्रप्रदायी ने पृथ्वीराज रासो नामक हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ लिखा है। एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन आ जाता है हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है, तो हिंदी साहित्य का प्रथम जो ग्रंथ है वह यानी कि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जो लिखा है पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी द्वारा, इसे ही माना जाता है। इसके साथ पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के अंदर राय पिथौरा का जो किला है उसका निर्माण करवाया था, और उन्होंने यानी कि अपने विजय अभियान के बाद में दल पंगुल यानी कि विश्व विजेता की उपाधियां भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा धारण की गई थी। तो आज की इस वीडियो के अंदर या सेगमेंट के अंदर हमने देखा है किस प्रकार से जाने कि पृथ्वीराज चौहान सत्ता संभालने के बाद में वे मोहम्मद गौरी से संघर्ष करता है। त्राइन के प्रथम युद्ध में किस प्रकार से मोहम्मद गौरी की सेना को बुरी तरह पराजित करता है, लेकिन अगले ही वर्ष यानी 1192 ईस्वी में त्राइन के द्वितीय युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान भी मोहम्मद गौरी से बुरी तरह पराजित हो जाता है। इस पराजय के क्या कारण है इसके बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बाद में अगर हम बात करें मूल्यांकन की, तो इनका मूल्यांकन करना यानी कि वैसे तो देखिए इनके मूल्यांकन के बारे में सभी जानते हैं, वैसे फिर भी और थोड़ा सा इनका बारे में मूल्यांकन किया है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, कमेंट भी कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ऐतिहासिक किस्से, ऐसे महान शासकों की जीवनी हम आपके पास लेकर के आते रहें और आप उसका फायदा उठा रहे रहें। धन्यवाद।